कि खरगे साहब से, जेपी नड्डा साहब से और ये उन्होंने कहा कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया है और कल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। बार एसोसिएशन की ओर से कई तरह के स्टेटमेंट आए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कचरे की पेटी नहीं और अभी कुछ दिन पहले रांची में भी अपॉइंटमेंट को लेकर, रिकमेंडेशन को लेकर वकीलों ने हड़ताल की थी। पुनः जजेस की नियुक्ति जो है वो एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो नियुक्तियाँ होती हैं, तबादले होते हैं वो किस आधार पर कैसे होते हैं, ये सब चर्चा का विषय है। वैसे ट्रांसफर इज़ नॉट अ पनिशमेंट। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इलाहाबाद में लगातार जारी है वकीलों का प्रदर्शन। क्या-क्या चल रहा है ज़रा जानेंगे इस एपिसोड में जेपी सिंह साहब के साथ। स्वागत है सर। नमस्ते सर। सर आपका एकदम गरम हो गया है शहर पूरा लगातार कुंभ के बाद फिर जुडिशरी की तरफ से गर्मी। जी, कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। जी, तो इलाहाबाद अग्निकांड ने ऐसी बात निकाली है जी। कि जो जिसकी आग, जिसकी तपिश, जिसका धुआं दबाए नहीं दब रहा। हुँ। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी श्रृंगारिक, अलंकारिक महत्वपूर्ण पद पर हैं तो उसकी मासूमियत में आप के जो कुकृत्यों का कड़वा सच है वो दब नहीं सकता एक बार अगर वो सामने आ गया तो। जी, फिर वो आप एक दबाएंगे तो दूसरे कोने से निकलेगा, दूसरा दबाएंगे तो तीसरे कोने से निकलेगा। जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से इसको लगातार दबाने का प्रयास, कोशिश चल रही है। हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। जी। 14 की रात की ये घटना है। 20 या 21 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार को पता चलता है, वो खबर देता है, तब से ये घटना विस्फोटक रूप ले लेती है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई अफवाह फैला रहा है, कुछ ये हो रहा है, लेकिन फिर जब सवाल उठे कि फिर कॉलेजियम की बैठक कैसे हुई, तो जो है वो सीजेआई ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सारे फोटोग्राफ, सारे आपके क्या कहते हैं घटनाक्रम, सारी रिपोर्ट जो उनसे मांगी गई, जो यशवंत वर्मा से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मांगी, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, सबको जो है उन्होंने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। यही नहीं, जलते हुए नोटों के बंडल के भी वीडियो हुँ, को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। ये एक अध्याय हुआ। लेकिन दूसरा अध्याय, अब कमेटी 3 आदमी की गठित कर दी। अब यहाँ से दूसरा अध्याय ये शुरू हुआ कि यशवंत वर्मा साहब का जो जवाब आया कि जब मैं लौट के आया और मैं अपने पीएस के साथ जो है कमरे में गया तो वहां कुछ भी जला हुआ नहीं मिला, न नोट मिली, न मलबा मिला, और नोट मेरा नहीं है। कहाँ जला, कैसे जला, हम क्या जाने, हम तो थे भी नहीं। अब इस पर जो है तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अब हुँ, आप बताइए कि दिल्ली पुलिस, जिसके ऊपर पंचनामा और बरामदगी की जिम्मेदारी थी, और दिल्ली पुलिस भी अच्छी तरह से जानती है कि न्यायिक कार्य से इतर अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है, अब इसमें जो है जो आग लगी वो तो लगी ही, किसने लगाई, कैसे लगाई, ये भी एक कृत्य है। और दूसरा कृत्य, भारत की करेंसी जली है, करेंसी जलना जलाना भी एक अपराध है। अपराध है, हाँ। लापरवाही से जल गई कोई बात नहीं, जानबूझ के अगर जलाई गई तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है, देशद्रोह के समतुल्य माना जाता है। तो इस पर तो उनको कुछ भी, जीरो एफआईआर, कुछ भी करना चाहिए था, उसका नोट हाँ, बनाना चाहिए था। ना पंचनामा हुआ, न ये हुआ, और इसको जज साहब ने अपने बचाव के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुँ, कि साहब जो कुछ मिला ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो हम क्या जाने, पता नहीं जंगल में मोड़ ना था, किसने देखा। और इसको जो उनके हुँ, समर्थक लॉबी है वो लेके उड़ गई, जिसमें जस्टिस मार्कंडे काजू भी है।
उनका उनके परिवार के साथ इलाहाबाद में सब पारिवारिक संबंध रहा। एन वर्मा उनके पिता हैं, एस वर्मा उनके ताऊ चाचा हैं। इनके भाई सिद्धार्थ वर्मा है, कजिन ब्रदर, वो भी हाई कोर्ट में अच्छी वकालत करते हैं। माने खानदानी जज हैं, कोई मामूली जज नहीं। हुँ, इलाहाबाद में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, जो सबसे प्रतिष्ठित कॉन्वेंटों में एक है, उसके ये पढ़े हुए हैं। उसमें जो इनके क्लासमेट हैं सब अच्छे अच्छे जगहों पर, उन्होंने इनके समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी। मैंने एक माहौल बनने लगा। ये दूसरा एपिसोड है। अभी तीसरे एपिसोड में जो तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही विस्फोटक खबर प्रकाशित कर दी। जी, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि 8 घंटे बाद पुलिस हेडक्वार्टर में इस अग्निकांड की जो है वो क्या कहते हैं खबर दी गई। क्यों? क्योंकि जब रात में आग जलने की बात आई तो 4-5 पुलिसकर्मी आए। जैसे आग बुझी तो इनके स्टाफ ने जज साहब के कहा, जज साहब के स्टाफ ने, समझिए जरा, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, जेपी सिंह जी, नहीं कह रहे, हुँ, कोई मंगलाल साहब हैं जिनकी रिपोर्ट है कि आप लोग अब जाइए, अब सवेरे आइएगा। तो जज तो साहब का जस्ट इतना भौकाल है, हमने पहले ही शुरू में कहा कि पद की मासूमियत ओढ़कर कड़वे सच जो है वो क्या कहते हैं बदल नहीं जाते। तो जो हुँ, जज साहब का भौकाल है, और जज साहब का स्टाफ कह रहा है कि अब आप जाइए, आपका काम हो गया, यहाँ सब सुरक्षा उरक्षा करनी है वगैरह। न कमरा सील किया गया, न जले हुए नोटों के बंडल सील किए गए, न जो नोटों का जखीरा दिखाई पड़ा उसको कुछ किया गया, न गिना गया, मैंने कुछ नहीं हो गया। अब यहां से भी दो मामला उठा। एक मामला उठा कि तुगलक रोड थाने में मामला दर्ज हुआ कि साहब वहां नोट हम लोगों ने बहुत देखा और नोट जल रहा था वगैरह वगैरह, अग्निशमन सेवा वालों ने कहा। फिर जो पुलिस ने आज जारी किया है, पुलिस ने जो बताया है इंडियन एक्सप्रेस को, ये बताया कि फिर सवेरे जब हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया तो फिर इनके स्टाफ द्वारा कहा गया कि अभी जाइए आप। तो फिर जज साहब के भोकाल में वो लौट आया। लेकिन जो सवेरे पुलिस की डायरी दी जाती है बड़े अफसरों को कि रात भर में क्या हुआ घटनाक्रम, 24 घंटे में क्या घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में इसका तस्किरा माने इसका जिक्र है कि रात में इस तरह से अग्निकांड हुआ। ये पुलिस कह रही है। जी, अब आप बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं मालूम, हमारे घर वालों को कुछ नहीं मालूम, तो इनका स्टाफ जो पुलिस को फोर्स कर रहा था जाने के लिए, इनका स्टाफ जिसने सवेरे जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भगाया, तो फिर इसमें इनकी भागीदारी हुई कि नहीं हुई? एकदम, कोई लेमैन भी बता देगा कि इनकी भागीदारी उसमें 101% थी। हो सकता है ये टेलीफोनिक ये नहीं थे, तो टेलीफोनिक डायरेक्शन से जो है इनका स्टाफ काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि किसी जज का स्टाफ अपने मन से काम नहीं करता, वो साहब से बार बार लेता है। लेकिन ये सब बात चूंकि न सारे लोगों की, न इनकी जो लड़की वहां पर थी उसका जो है फोन लिया गया, न इनके यहाँ और जो फोन उपलब्ध थे वो जब्त किए गए, न इनके स्टाफ का फोन लिया गया। अब वो जो 5 सिपाही गए थे उनका फोन जो है जमा कराया गया, और ये सब नहीं लिया गया। और जो उन लोगों ने वीडियोग्राफी की थी तो पता नहीं किसके फोन से की थी, अग्निशमन सेवा वालों ने की थी कि पुलिस वालों ने की थी, उस पर आगे पीछे आरोप लग सकता है कि साहब वो डॉक्टर है, उसको फोरेंसिक लैब में भेजा जाए। और जो बड़े लोग होते हैं तो भाई उनका कोई दोष नहीं होता। कहते हैं ना, समरथ के नहीं दोष गुसाई। दुरुस्त 600 साल गोसाई। 500 साल पहले तुलसीदास जी जो है ब्लैक एंड व्हाइट में लिख गए हैं। तो तुलसीदास से आप सहमत हो या ना सहमत, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो नीति वाक्य के रूप में लिखी हैं, आप कबीरदास से सहमत हो या न सहमत हो, आप रहीम से सहमत हो न सहमत हो, आप बिहारी से सहमत हो न सहमत हो, लेकिन नीति वाक्य के रूप में जो इन लोगों ने जो बातें लिख दी हैं वो आज भी शाश्वत सत्य हैं, और समय समय पर वो खरी उतरती। अब कर का मन का फेर के मन का फेर जो लिख दिया गया है,
तो हुँ, आप बताइए, घर का मन का फेर के में पूरे देश भर में दंगे कराए जा रहे हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। मन का फेरने के लिए तैयार नहीं थी तो 500 साल पहले लिखा गया है, हुँ, लेकिन 500 साल बाद भी सही हो रहा है। तो अब ये यशवंत वर्मा साहब को वहां की पुलिस ने, क्योंकि अब वो पुलिस पर आ गया था कि इन्होंने पंचनामा क्यों नहीं भरा, तो इनडायरेक्टली पुलिस ने कहा कि भाई जब हमको हटा दिया तो हम कहां से पंचनामा भरे जज साहब के भोगाल। हुँ, तो सवाल इस बात का है कि इसका कोई रिटेन जो है वो क्या कहते हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं है कि चाहे जज साहब के अगर कोई आपराधिक कृत्य होगा तो पुलिस को पूरी छूट इन्वेस्टिगेशन की दी जाएगी। हुँ, अब नेनुम पारा साहब एक वकील हैं जो काफी रेबल वकील सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं। उन्होंने और कई लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक जो है वो अपील दाखिल की है कि जज साहब के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हुँ, और जो वीरा स्वामी का केस था उसमें भी था कि एफआईआर चीफ जस्टिस के परमिशन से हो सकती है, तो ये बहुत फिट केस है। और वीरा स्वामी के केस में जो 90 2000 के दशक में हुआ था उसको सेटिसाइड किया जाएगा, उसमें कोई बाधा हो, क्योंकि इससे पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो है क्या कहते हैं सुचिता पर सवाल उठ रहा है। हुँ, वो आज उल्लेख हुआ चीफ जस्टिस के सामने, उन्होंने कहा कि हमने उसको कह दिया है जो है सूचीबद्ध करने के लिए, आप रजिस्ट्री से संपर्क कर लीजिए, आपको डेट पता चल जाएगी कि किस कोर्ट में सूचीबद्ध हो रहा है, कब उसकी तारीख। अब इसमें एक नया और ट्विस्ट है। जो मार्कंडे काटजू साहब पहले सीधे सीधे यशवंत वर्मा का जो समर्थन कर रहे थे, सिन्हा सारी गलत हो गया, यशवंत वर्मा का समर्थन कर रहे थे, हुँ, उन्होंने फेसबुक पर एक जो है वो क्या कहते हैं अपनी पोस्ट जो है वो सार्वजनिक की है। और उन्होंने कहा कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं यशवंत वर्मा का पक्ष ले रहा हूं, तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं जायज बात कह रहा हूं कि जब तक जी, यशवंत वर्मा को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता तब तक वे तरफा जो है बात ठीक नहीं है, उनका भी वर्जन होना चाहिए। हुँ, और उन्होंने आगे ये कहा कि मैंने पढ़ा कि साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ है या याचिकाएं दाखिल हुई हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। हुँ, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने यशवंत वर्मा को आज सवेरे ही व्हाट्सएप से मैसेज भेजा है कि यशवंत जी बेटर होगा कि आप स्वयं चीफ जस्टिस को लिख दें ताकि कोई दुविधा न रहे कि आप मेरे खिलाफ एफआईआर करने की इजाजत दे दीजिए, ताकि पुलिस जांच जब होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अभी यशवंत वर्मा की कोई प्रतिक्रिया उस पर सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह यशवंत वर्मा सफाई दे रहे हैं उस तरह उसमें शायद ही वो इस बात के लिए तैयार होंगे हुँ, कि वो कह दें कि हाँ हमारे खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, पुलिस जांच ही हो जाए। हुँ, जब तक वो 100% इस बात के लिए श्योर नहीं हो कि जो जांच होगी वो उनके मन माफिक होगी। तो अब यहाँ तक मामला जो है आकर के जो है फंस गया है। इस बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हड़ताल तो चली रही है। आज जो है अवध हुँ, हाई कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के समर्थन में हड़ताल की घोषणा कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लगभग प्रदेश के 4/5 जिलों का जो है हाई कोर्ट है और लखनऊ पीठ केवल 12 जिलों की हाई पीठ है। जी, 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 तो उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट जो मुख्य पीठ है उसके सामने लखनऊ हाई पीठ की जो पीठ है वो बहुत ही एक प्रकार से छोटी पीठ है। इसलिए हमेशा आपको ये नहीं लगता कि, और जो संविधान पीठ बैठती है वो लखनऊ में कभी नहीं बैठती, वहां जजों की संख्या हुँ, भी 12 जिले के हिसाब से कम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ज्यादा संख्या है, इसलिए जो संविधान पीठ ही बैठती है वो इलाहाबाद के मुख्य ब्रांच में ही बैठती है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ के हुँ, जजमेंट की जितनी चर्चा होती है लखनऊ पीठ के जजमेंट की उतनी चर्चा नहीं होती, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही एक हिस्सा क्यों न हो। फिर बनारस में भी कल जो है वकीलों ने हड़ताल कर दी। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये आग फैल रही है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डंपिंग ग्राउंड है। और फिर जो आपकी शब्दावली है, पहले आपने कहा ट्रांसफर करेंगे,
जो आदेश आपने कल किया है, अपने वेबसाइट पे लोड किया है, उसमें आपने कहा कि उनको हम उनके हाई कोर्ट में, मूल हाई कोर्ट में वापस कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, वापस। रिपार्टाइट। तो ले क्यों गए थे? किस योग्यता पर ले गए थे और किस योग्यता पर आप वापस कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि हम हुँ, उनको दंडित नहीं कर रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग का जो है वो कहाँ से जो है क्लैश कर रही है आपस में। दूसरी बात, हुँ, कोई भी जज जो किसी भी हाई कोर्ट में वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर हो और उसका उस जगह ट्रांसफर किया जाए वरिष्ठता क्रम में 9वें स्थान पर हो, हालांकि अब हुँ, कॉलेजियम की निगाह में वरिष्ठता क्रम का कोई महत्व नहीं है। जो चीफ जस्टिस हमारे वर्तमान है वही तमाम जजों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। इस तरह हुँ, बहुत से लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जो है उस तरह से जो है मतलब एलिवेट किया गया है। तो उस तरह का जो एलिवेशन उनका सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसमें जो है वो अगर वरिष्ठता क्रम में 9वें स्थान पर भी है तो भी सुप्रीम कोर्ट अगर एलिवेट करे और जो है क्या कहते हैं प्रस्ताव भेजे और केंद्र मान ले तो हो ही जाएंगे, चाहे जितना आप विरोध करते रहे या कोई विरोध करता रहे या वकील विरोध करते रहे। लेकिन कुल मिला के जो टाइमिंग है, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए तो लगता है इसे दंडात्मक ही है। और फिर आप जो वापस उनको भेज रहे हैं, तो जब यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ किसने डिमांड की थी कि बड़े काबिल हैं, इनको दिल्ली में बैठाया जाए, और अब किसने डिमांड की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अनाथ हो गया है, इसलिए अनाथों के नाथ को जो है इलाहाबाद में भेजा जाए। अब इसमें एक स्टोरी और समझ लीजिए आप। जी, काफी दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भविष्य में विक्रम नाथ साहब बनने वाले हैं, जस्टिस विक्रम नाथ, जो कायस्थ हैं। हुँ, विक्रम नाथ के बाद फिर गैप है। लेकिन अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में साल 2 साल के भीतर होता तो इनकी जो है 30 या 31 तक रिटायरमेंट का समय है। अभी चल रहा है 25, 26 में अगर इनका एलिवेशन हो जाता तो ये 30, 31 में ये चीफ जस्टिस बन सकते थे सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 2 साल इनका कार्यकाल अपने आप बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो जो 30, 31 में रिटायर होने वाले हैं वो जो है 32, 33 हो गया, तब तक सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए। तो विक्रम हुँ, नाथ के बाद फिर एक कायस्थ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में था। अब इस मामले से तो बिल्कुल जैसे सामने थाली परोसी हुई है और थाली हटा ली गई, परोसी हुई थाली। हुँ, तो एक ये भी है, समझ लिए कि इनका इनके खिलाफ मामला जा रहा है कि अगर इनको क्लीन चिट भी मिल जाए तो जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाना इनके लिए, एलिवेट होना, एक तो पहले कॉलेजियम से प्रस्ताव होना और फिर कॉलेजियम के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मान लेना, इसमें जो है बड़ी ज्यादा जो है किरकिरी होगी। जी, इसलिए ये मामला भी जो है हो गया है। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष, हमारा देश, चाहे जितना समृद्ध विरासत का और समृद्ध जो है वकालत का देश रहा हो, जहां वकील की जाति पहले नहीं देखी जाती, गैलेक्सी ऑफ वकील्स जो थे, जो टॉप मोस्ट थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, आसफ अली थे, और भी थे, तमाम बड़े बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू थे, किसी की जाति नहीं देखी जाती। अब सब जगह जाति देखी जाती है। ऐसे में जो ये जातिवाद का गणित है, क्योंकि अगर इनका एलिवेशन नहीं हुआ तो विक्रम नाथ के बाद अच्छा खासा एक आध दशक, 1.5 दशक का अंतर पड़ जाएगा कि कोई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश से कायस्थ समुदाय से हो। दूसरे प्रदेश का हो जाए तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सब जगह के बारे में मेरे मेरे पास कुंडली नहीं है कि कहाँ का कौन आया कौन नहीं। अब इसके आगे आइए, इनको जो है एलिवेशन 2014 में किसके कार्यकाल में, क्योंकि मोदी एलिवेशन आ तो गए थे मान मोदी। लिए कि उसमें रविशंकर साहब जो है वो क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर थे, जिनके बारे में आरोप था कि ये देश भर में चुन चुन के कायस्थों को जो है हाई कोर्ट में जो है जज बना रहे हैं। और इन्हीं हुँ, सब आरोपों के कारण और पटना में बहुत ज्यादा रायता फैलने के कारण रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्ट्री से ड्रॉप कर दिए गए मोदी द्वारा। क्योंकि मोदी ज्यादा कंट्रोवर्सी किसी मंत्री का हो जाता है तो उसका कलंक वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं। ये हुँ, मोदी जी की अप्रेंड वो है, मोडस अप्रेंडाई है।
तो उनके कार्यकाल में हुए थे। अब जो है वो विक्रम नाथ जब तक चीफ जस्टिस बनते तो उनके कार्यकाल में, उसके पहले इनका एलिवेशन हो सकता था। अब वो हुँ, सारा मामला जैसे पटरी से जो है आपसे बता रहे हैं कि नीचे जो है मतलब उतर गया है। तो अब ऐसी परिस्थितियों में इतनी तेजी से सब घटनाक्रम बदल रहा हो, जिस तरह पुलिस का आज जो है वर्जन आया है अपनी सफाई में, कि जो कहा जा रहा है कि उन्होंने माने क्या कहते हैं 15-16 घंटे की देरी की जो है बताने में, तो पता चला कि 8 घंटे देरी तो ऐसे ही कंडोन उन्होंने कर दिया कि 8 घंटे बाद मुख्यालय में खबर पहुंची। क्यों खबर पहुंची? क्योंकि शुरू में हुआ कि भाई जाइए आप, आग बुझ गई है। फिर अगले दिन हुआ कि जाइए बाद में आइएगा। हाँ, तस्करा उन्होंने डायरी में कर दिया है। तो अब सवाल है कि उन्होंने अपनी देरी का एक स्पष्टीकरण दिया कि क्यों देरी हुई, और इस देरी के स्पष्टीकरण में कहीं न कहीं परोक्ष रूप से जज साहब का स्टाफ संदेह के घेरे में आ गया कि जज साहब का स्टाफ लगातार सो कॉल्ड आउट हाउस में, जिससे जज साहब का कोई मतलब नहीं था, उस वहां की आग को क्या कहते हैं कि बुझाने से लेके सारे घटनाक्रम को संचालित कर रहा था, या निर्देशित कर रहा था, या डायरेक्शन दे रहा हुँ, था। तो जज साहब के स्टाफ की क्या इतनी हैसियत है कि बिना जज साहब की इच्छा के ही दे सके? और फिर जो आपका फोन है, और फोन किसी का आपने जो, क्योंकि सारा वो तो आपने सारा सबूत ही जो है नष्ट करा दिया है। अब वो चाहे जज साहब के हुँ। भोकाल में कराया हो, चाहे जो कराया हो। इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, कहा गया है ना कि समरथ को नहीं दोष को साईं। और कहा जाता है कि भाई प्रभावशाली के लिए लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। इतने नुक्ते छोड़े जाते हैं कि उन नुक्तों के आधार पर वो जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परस किसी जज साहब को नुक्ता जो पसंद आ जाए उसके आधार पर वो जो है बरी कर दिए जाते हैं। बात तो वही है ना कि हम और आप दोनों आदमी हैं। आप कहीं जेपी सिंह आपकी एक आंख छोटी बड़ी है, और हम कहें कि आपकी एक आंख छोटी बड़ी है। आपने कहा नहीं हम तो शीशा देखते हैं। हम कहें हम भी शीशा देखें। कहीं आपसे शीशा देखने से क्या होता है? मैं देख रहा हूँ आपकी एक दाई आंख बाई आंख से छोटी है। अब मैं क्या जवाब दूं? आप हमसे सुपीरियर हैं। तो जो बलशाली है, भाई शेर मैनेज कर लेता जंगल है। का राजा है, उसने जो है अपनी रियाया से कहा कि तुम जो है साले हमको देख के हंस रहे थे, तुमको जीने का कोई हक नहीं। तो बेचारा क्या करेगा? कहेगा नहीं साहब हम हंस नहीं रहे थे। कहे नहीं तुम हंस रहे थे, तुमको जीने का हक नहीं है। फिर वो क्या करेगा आप बताइए आप। तो अच्छा सर, ये सब वकील भाई वकील साहब, क्या कह रहे हैं और इलाहाबाद में क्या चर्चा है? देखिए चर्चा तो इलाहाबाद में ये है कि जब तक कॉलेजियम मेरिट के आधार पर जाति से अलग हटकर सिलेक्शन नहीं करेगा, जब हुँ, तक नियुक्तियों में पैसा नहीं चलेगा, जो आदमी पैसा दे के नियुक्त होगा, मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, ट्रिब्यूनल हो या चाहे जो भी हो, हर जगह के बारे में एकदम आलानिया चर्चा है कि जो इस समय ट्रिब्यूनल का मेंबर बनने का कितना रेट चल रहा है, इसका कितना रेट चल रहा है, उसका कितना रेट चल रहा है। वो है ना कि कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है। तब तक इन सब चीजों में समय समय पर जो मवाद है वो निकलता ही रहेगा, फोड़ा फूट करके। आपके बता रहे, कोई कितनी भी सावधानी रखे, ये मियाँ जी वाला हाल है कि गए थे जो है रोजा में जो है गंगा जी में नहाने, और जो गंगा जी में डूब के पानी पी रहे थे तो एक मछली आके गले में अटक गई। हुँ, अब क्या करें मियाँ जी? भाई जब आप पानी नहीं पी रहे थे तो मछली कैसे जो है तैरती हुई मछली आपके गले में अटक गई? तो वही वाली बात है, ये फूट गया है। नहीं फूट गया तो कोई सब चर्चा करता था? आपसे बता दें, आप खुद पता लगा लीजिए, आप जो है कि वकील दोस्तों तो पता लगा लीजिए कि इस समय जो है क्या कहते हैं कहाँ बैठने का कितना जो है वो रेट चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये कांग्रेस सरकार के समय से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा यही दो सरकारें तो अस्थायी नहीं। बीच में जो मिली जुली सरकार थी वो तो टेम्परेरी फेज था, समझ 6 महीना साल भर का। तो मेन तो सरकार इन्हीं की थी ना। तो जब मेन सरकार हुँ, इन्हीं लोगों की थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारद्वाज साहब एक लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। ट्रिब्यूनल के लिए बाकायदे रेट फिक्स था कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जिसकी नियुक्ति होगी इतना रुपया लगेगा, उसमें जिसकी नियुक्ति होगी आपके कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। तो जो आदमी पैसा दे के जाएगा वो अपना पैसा उतारेगा कि नहीं उतारेगा? हुँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आखिर इतना महंगा जो चुनाव हो गया है, और चुनाव में जो लोग इतने मतलब जितनी उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी 5 साल में, उससे ज्यादा जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो क्या वो जो है सिर्फ सांसद बनने के लिए? क्योंकि सारे लोग तो मंत्री बनते नहीं, हुँ, कुछ ही हुँ, लोग उसमें मंत्री बनते हैं, 10%, 15%।
तो सारे लोग जो क्या केवल सांसद बनने के लिए उतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं से उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? जो उनको तनख्वाह और जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो 40% कमीशन अपने जो है सांसद निधि विधायक निधि से वसूलेंगे, आपसे बता दें। तमाम फर्जी एडजस्टमेंट वाले पेमेंट होंगे, बिना काम किए कि लो 10% तुम रख के बाकी 90% लौटा के चले जाओ। भाई हुँ, अगर मान ली 50 लाख का काम हुआ और जो है वो क्या कहते हैं 10 लाख रुपया जिसके नाम पेमेंट हुआ उसको आपने टैक्स फैक्स के साथ दे दिया और 40 लाख 35 लाख ले लिया, तो उसको तब भी तो 5-7 लाख रुपया मिला ना बिचवाई तो होने के नाते। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये पूरा तंत्र है जो पूरा पूरे देश को जिसने अपनी मतलब क्या कहते हैं मतलब चपेट में ले लिया। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आज तक केरल का और बंगाल के में इतने साल जो है कम्युनिस्ट सरकार थी, किसी मंत्री के घर पर कभी छापा पड़ के कुछ बरामद हुआ? हुँ, आज तक जो है जज साहब के यहाँ से इतना पैसा हुआ, जज साहब ने विवाद कर दिया कि हमारा पैसा नहीं है या क्या, क्योंकि कह देंगे हमारा है तो हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए जज साहब की कोठी की उनका इलाहाबाद और जहां जहां स्टेब्लिशमेंट है उसमें जो है क्या कहते हैं कोई छापा कोई सर्वे पड़ा कि और माल रखा है कि नहीं? और जजों के यहाँ पड़ा? आज तक कभी किसी सिटिंग जज के यहाँ कभी जो है कोई छापा पड़ा? हुँ। आईबी तो जो आप कहते हैं कि इनके पास डोजियर है और आईबी के पास नकेल है, तो क्या वहां मालूम नहीं कि कहाँ खेल क्या फर्रुखाबादी हो रहा है? एक क्रिकेटर के साथ अगर एक मैच फिक्सर उसकी शादी में ब्याह में तिलक में समारोह में शामिल हो जाता है तो अगले दिन अखबारों में सारे में नहीं तो कुछ में सुर्खियां बन जाती हैं कि वो फिक्सर जो है उसके साथ दिखाई पड़ा था, और उसके बाद उसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। लेकिन तमाम संदिग्ध लोग जब साहब लोगों के साथ दिखाई पड़ 5 स्टार होटल में जब साहब लोगों की रंगरेलियां चलती हैं। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो एक ऐसा वकील था जो यहाँ के रेड लाइट एरिया से जो है वो क्या कहते हैं सप्लाई कर देता था हाई कोर्ट में, आपसे बता। सब लोग जानते थे, आप समझ लीजिए। वो जो चाहता था उसकी तमाम जो स्पेशल बेंचें थी उस बेंच से जो चाहता था वो आदेश करा लेता था। ये क्या है? ये राजनीति सूझता है कि बेईमानी है? तो आप तो बार एसोसिएशन के मेंबर आप भी हैं ना सर? क्या जी डिमांड जी। है बार क्या डिमांड नहीं, है बार एसोसिएशन? बाहर की तो डिमांड है कि जो है एक तो जो खाली जजों के पद है वो भरे जाएं। फिर जो हुँ, आपका सिलेक्शन हो रहा है वो कायदे से मैंने जो जजों की नियुक्ति में कायदे से वो हो, ये सब ना हो कि क्या कहते हैं भाई भतीजावाद जातिवाद ये वाद हो या उसके अलावा अन्यथा कंसिडरेशन चले। फिर ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ऐसे जो दागी लोग हैं उनको कृपया इलाहाबाद न भेजें। तो इसमें क्या क्या हुँ, बाल ने खराब बात कही है आप? अब नहीं यहाँ ठीक है। बाहर को भी जो जातिवाद में बांटा जा रहा है क्योंकि बाहर के अध्यक्ष संयोग से ब्राह्मण है, तो अब वो जो हुँ, आंदोलन है उसको भी ब्राह्मण बनाम कायस्थ करने की कोशिश हो रही है। अच्छा। हाँ, तो अब ये सब सारी बातें हैं, लेकिन सवाल है कि जो मुद्दा है, असली मुद्दा है कि जो नोट बरामद हुआ वो कैसे बरामद हुआ। आप हुँ, उसकी सफाई दीजिए, बाकी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब हुँ, आप समझिए कि जिस दिन रात में ये खबर आई, हमने जो है सवेरे देखा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, हमने उसको लेके फेसबुक पे डाल दिया। हुँ, मेरे पास एक से अधिक फोन आए, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं जेपी सिंह तटस्थ आदमी है, ये किसी का पक्ष नहीं लेते, आए कि इनको फंसाया जा रहा। अच्छा। तो हमने कहा जज साहब से कहिए कि हमसे बात करें या उनकी पत्नी बात करें, बताएं तो कैसे फंसाया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके बंगले के भीतर लुटियन जोन्स में पैसा कैसे पहुंचा, अगर किसी ने वो हाई प्लांट भी किया सिक्योरिटी तो ज़ोन है, किसने हाई किया? सिक्योरिटी ज़ोन है। इनके इनके यहाँ का सीसीटीवी क्या क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, ये सब जो कहा तो सब फोन काट दिए, आपसे बता रहे हैं। और देख रहे हैं कि इस समय तमाम जो है दिल्ली के सोशल मीडिया से लेके तमाम वो जो वेबसाइट भी हैं वो इन सब सवालों को लेके उठा रहे हैं। इसका मतलब सवेरे से वो जो लॉबिंग हो रही थी तो हुआ कि यहाँ से कुछ शुरू हो, तो यहाँ से न शुरू होने के बाद बाकी लोग पकड़े गए, और वो जो है भाई जिनका जो कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन से ही बात उड़ा रहे हो क्या जो उड़ा रहे हो। बल्कि हमने तो हुँ, एक दो लोगों के पास जो है वो सवाल ही भेजे कि भाई आखिर ही बताओ कि अगर जो है कॉन्स्पिरेसी है तो सरकार बीजेपी की है, ये बीजेपी के माने जाते हैं, इनके गुरु जो है चंद्रचूड़ साहब बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, तो इनको कौन फंसा रहा? और हुँ, इनको फंसा हुँ, रहा है
तो ये जो दिल्ली की पुलिस ने लीपापोती की है, ये किसके कहने पे की है? क्यों लीपापोती की है? इनको जो बचाव का कवच दिल्ली पुलिस ने जो दिया है, इसी से पता चल रहा है कि सरकार से इनकी मिलीभगत है, या सरकार में बैठे कुछ लोग इनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। हुँ। तो हर चीज एक दूसरे से गुथी हुई, जुड़ी हुई है सर। एकदम। जी। चलिए शुक्रिया सर। देखते हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है रांची हाई कोर्ट में। वकीलों ने हड़ताल की थी कोलिजियम को नहीं, अब लेकर। रांची हाई कोर्ट देखिए, अब रांची हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील का नाम चला गया है रांची हाई कोर्ट से जज बनाने के लिए, ये भी अक्सर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील का नाम गया है, उसको किसने रेकमेंड किया है? हुँ, हुँ। वो जो रांची का कॉलेजियम है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को, कि वो वहां का रहने वाला हो या वो, उसके आधार पर उन्होंने इस तरह पटना में भी विवाद हो चुका है, इलाहाबाद में भी विवाद, सब जगह विवाद हो जाता है। आपके जस्टिस जो लॉ कमीशन के भी चेयरमैन थे, चौहान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनका नाम जाके इलाहाबाद, क्योंकि मैनपुरी के रहने वाले थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गए। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वहां से हटने के बाद लॉ कमीशन के चेयरमैन बन गए। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो नाम जाता है, तो ये कहीं प्रतिबंध नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम देंगे। कैसे यहाँ के जजों को मालूम कि वो फलाने वकील सुप्रीम कोर्ट में है तो बहुत अच्छी वकालत करते हैं, या उनका जो है बड़ा अच्छा जो है क्या कहते हैं, वकालत का कह दिया। तो ये सब तो कहीं ना कहीं से चहेते लोगों को किसी न किसी के कहने से फिट किया जाता है। हुँ, ये हुँ। सारी बातें कहीं न कहीं से एक प्रकार का मोल है, आपसे बता दें, तिल है, जो तिल जी, जी, कभी-कभी जी। बड़ा होकर दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हर चीज़ का एक नॉर्म है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में वकील जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपने हाई कोर्ट में सीनियर वकील का आप तमगा नहीं दे सकते, कैसे आप उसको हाई कोर्ट के जज के रूप में रिकमेंड कर सकते हैं? तो हुँ, वहां हुँ, के वकील इस बात के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि भाई हमारे ही बीच में नाम जाए तो यहीं से जाए, वहां से ना जाए। अब आज ही देखिए, अभी सवेरे सवेरे स्टे हो गया, वो जो नाला खोलना और स्तंभ पकड़ने वाला जजमेंट था। अब वो जज साहब जो हैं, वो प्रमोटी जज हैं, उनका क्या माइंडसेट है? उसका उस पे अगला एपिसोड करेंगे सर। हाँ, मतलब वो स्टे हो गया, उनका क्या हुँ, माइंडसेट है? फिर इसी बहाने आपके कॉलेजियम पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और धनखड़ साहब तो मैदान में उतर गए, विपक्षी नेताओं की बैठक करके एनजेएसी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। जबकि एनजेएसी हुँ, को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी, गैर असंवैधानिक करके खारिज कर दिया है। तो इतना आसान नहीं है कि एनजेएसी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हुँ, कॉलेजियम सिस्टम बढ़िया है, या कॉलेजियम सिस्टम में सरकार के पिट्ठू जजों का नियुक्ति नहीं हो रही। आखिर ये लोग कौन है जो इस तरह के जजमेंट देते हैं? शेखर यादव हो, चाहे पंडित जी हो, मिश्रा जी जिन्होंने नाला खोलने का दिया है, या पुष्पा गनेडी वाला हो, या आपके जो हुँ, है और तमाम लोग हों जो अंड का बंड बंड का संत जजमेंट देते हैं। तो सरकार के लोगों का तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो ढके छुपे होगा, तब तो सरकार के पास सीधे जो है वीटो पावर का अधिकार होगा। एकदम, एकदम, एनजेएसी लग एकदम। जाए, एनजेएसी तो असंवैधानिक घोषित हो चुका है। लेकिन अब धनखड़ साहब लग गए हैं कि हम इसके लिए प्रयास करें, तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट से हम प्रेसिडेंट बन जाए। सब लोग जी। अपना-अपना गुटी देख रहे हैं। हाँ, चलिए, हाँ। हम ही और आप शुक्रिया सर, धक्का थैंक परेड कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर। नमस्कार। चटो, आमिर सर का सर अपना टारगेट है। बाउंसर की प्रैक्टिस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।
आप साहब बात कह रहे हैं, एकदम, एकदम, एकदम। तो अब आरक्षण नहीं है। आप साहब बात नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो कहना ही पड़ेगा कि यार कुणाल कामरा अब बस भी करो, इनकी कितनी बैंड बजाओगे। लेकिन बात केवल हंसने हंसाने की नहीं है। इस समय की कंदराओं में घुसकर मुस्कुराने के लिए सिर्फ साहस नहीं चाहिए, संवेदना और सरोकार चाहिए। इंतहा तो देखिए, हमलों के बीच कामरा वीडियो पर वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने ताजा प्रहार लहसुन प्याज न खाने वाली देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर किया है। अब कमाल देखिए, जिस गाने की पैरोडी पर कुणाल कामरा ने यह वीडियो बनाया है, उसको लेकर टी सीरीज कंपनी ने नोटिस भेज दिया कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। कामरा ने इस पर भी चुटकी ले ली है कि यार टी सीरीज वालों, कठपुतली बनना बंद करो। इस पर आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कामरा ने मुकदमों, हमलों और जान की धमकी के बीच शिंदे सीरीज का तीसरा पैरोडी वीडियो लॉन्च कर दिया। और इस बार उनके व्यंग के निशाने पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहते हैं हमको हवा हवाई गाने की तर्ज पर कामरा ने गाया है, आपके टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खोद कर ले ये अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, बिजनेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी को अनइंस्टॉल करते हैं, फिर भी निमानी को आपके साथ आए हुए उसके अनुभवों से उत्पन्न हुए सॉफ्टवेयर के साथ निमानी बूट हो सकती है। Set calibrating behavioral interface parameters। ध्यान दें कि ये इंटरफेस उसके बिहेवियर को डिफाइन करेगा स्पेसिफिक टास्क और प्रोग्राम्स की शुरुआत में। आपने इंटीमेट मोड चुना है। आपने इंटीमेट मोड I knew you wouldn't wait for your fate to find you, little flea. Get up.
I know who my enemy is. And I know he's watching us now. And you're just his slave. And I'm just an insignificant girl. देखो छत्तीसगढ़ के ये सबसे शौकीन लोग जब अपने यहाँ कबूतरों की फार्मिंग करते हैं तो ये लोग उनके लिए मिट्टी के भट्ठे जितने बड़े बड़े घर बना दिया करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मिट्टी के पके हुए घड़े एक के ऊपर एक जोड़े जाते हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसके ऊपर सफेद चूना बिखेर दिया जाता है जो इन्हें गर्मी के मौसम में ठंडक और सर्दी के मौसम में गर्मी प्रदान करता है। कबूतरों की फार्मिंग करने से इन किसानों को दो तरीके से फायदे होते हैं। जहाँ इन कबूतरों को रखा जाता है वहाँ ये काफी ज्यादा पूप भी करते हैं जिसे एकत्र करके अब ये लोग अपने खेतों में डाल दिया करते हैं जिससे इनके खेत भी काफी उपजाऊ होते हैं। साथ ही इन शौकीन लोगों का शौक भी पूरा हो जाता है। देखो छत्तीसगढ़ के ये सबसे शौकीन लोग जब अपने यहाँ कबूतरों की फार्मिंग करते हैं तो ये लोग उनके लिए मिट्टी के भट्ठे जितने बड़े बड़े घर बना दिया करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मिट्टी के पके हुए घड़े एक के ऊपर एक जोड़े जाते हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसके ऊपर सफेद चूना बिखेर दिया जाता है जो इन्हें गर्मी के मौसम में ठंडक और सर्दी के मौसम में गर्मी प्रदान करता है। कबूतरों की फार्मिंग करने से इन किसानों को दो तरीके से फायदे होते हैं। जहाँ इन कबूतरों को रखा जाता है वहाँ ये काफी ज्यादा पूप भी करते हैं जिसे एकत्र करके अब ये लोग अपने खेतों में डाल दिया करते हैं जिससे इनके खेत भी काफी उपजाऊ होते हैं। साथ ही इन शौकीन लोगों का शौक भी पूरा हो जाता है। देखो छत्तीसगढ़ Many lawyers ask me, sir, which field has a lot of potential for growth in my career? देखो छत्तीसगढ़ के Many lawyers. The technique of tying two thick wooden pieces and any large, strong material securely with a rope involves the following steps.
First, place the two strong wooden pieces in a square shape according to the material's size. Take a strong rope that matches the size of the material. Position the rope so that both ends are evenly placed in opposite directions over the wooden pieces. Using fingers or tools, create two loops between the thick and normal rope. Align both loops evenly and move them to the left. Take the first rope, leaving the second one, and pass it from below through the formed loop, then pull it upwards toward the right. Now take the second rope, leaving the first one, and pass it from above through the formed loop, then pull it upwards toward the left. Tighten the upper part of the bundle properly using hands or tools, leaving a slight gap at the lower part. Finally, pull both ends of the rope in opposite directions. This ensures that the knot is tightly secured around the wooden pieces, making a strong and stable joint. The technique of tying two thick wooden pieces and any large, strong material securely with a rope involves the following steps. First, place the two strong wooden pieces in a square shape according to the material's size. Take a strong rope that matches the size of the material. Position the rope so that both ends are evenly placed in opposite directions over the wooden pieces. Using fingers or tools. ये है रशियन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर 3 best exercises to lose cortisol. विदेशों में घरों की छत पर सोलर पैनल्स को फिट करने के लिए सोलर स्टैक कंपनी द्वारा इन सांचों को यूज किया जा रहा है। सबसे पहले छत पर इस चिपचिपे द्रव्य को स्प्रे किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर इन सांचों को रख दिया जाता है। सांचे के नीचे बने गैप्स में ये द्रव्य भर जाता है और मात्र 10 से 15 सेकंड में ये छत पर जबरदस्त पकड़ बना लेता है और बाद में इन पर सोलर पैनल्स को कस दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि सोलर पैनल्स को फिट करने के लिए छत पर ड्रिल नहीं करनी पड़ती। विदेशों में घरों की छत पर सोलर पैनल्स को फिट करने के लिए सोलर स्टैक कंपनी द्वारा इन सांचों को यूज किया जा रहा है। सबसे पहले छत पर इस चिपचिपे द्रव्य को स्प्रे किया जाता है। छोटे अक्षर पढ़ने के लिए चश्मे को उतारना पड़ता है। फिक्र ना करे, हम आपके लिए लाएं। ये पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट जो हल्की फुल्की और बहुत मजबूत है, ये सख्त मौसमी हालात का बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकती है। ये हाई टेम्परेचर, बारिश और बर्फ को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसको ग्रीन हाउसेज और शेड पर लगाया जा सकता है। इसमें से सूरज की रोशनी भी बड़ी आसानी से गुजर जाती है। ये पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट जो हल्की फुल्की और बहुत मजबूत है, ये सख्त मौसमी हालात का बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकती है। ये हाई टेम्परेचर, बारिश और बर्फ को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसको ग्रीन हाउसेज और शेड पर लगाया जा सकता है। इसमें से सूरज की रोशनी भी बड़ी आसानी से गुजर जाती है। ये पॉलीकार्बोनेट
जब किसी सांप को चिड़िया के अंडे मिलते हैं तो बिना डकार लिए अंडे निगल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडे को सांप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल पेंडुलिन टिट नामक चिड़िया अपना घोंसला पेड़ की टहनी पर लटकता हुआ बनाती है ताकि कोई शिकारी चाहकर भी घोंसले तक ना पहुंच पाए। अगर फिर भी कोई सांप घोंसले तक पहुंच जाता है, पर फिर भी उसको घोंसले में चिड़िया के अंडे नहीं मिलते, क्योंकि घोंसला अंदर से खाली होता है। लेकिन सिर्फ सांप के लिए वास्तव में अंडे घोंसले में ही होते हैं, मगर सांप को नहीं दिखते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिड़िया घोंसले में जाने के लिए 2 एंट्रेंस बनाती है, जिससे 2 अलग अलग कमरों में जाया जा सकता है, जिसमें से एक कमरा चिड़िया सांप को बेवकूफ बनाने के लिए बनाती है, जो अंदर से खाली होता है और इसका रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वही दूसरा कमरा जिसकी एंट्रेंस छुपी रहती है, जिसमें चिड़िया के अंडे सुरक्षित रहते हैं। अगर आपको नेचर में इंटरेस्ट है तो हमारे साथ Did you know that the pyramid Traditional painting tools give you traditional problems. बदलाव को देखिए। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए, और अब एक कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं, मगर अब घर की औरतें नाचती हैं और खाना बनाने वाले बाहर से आती है। पहले लोग घर में खाना खाते थे और शौचालय के लिए बाहर जाते थे, मगर अब लोग बाहर होटलों में खाना खाते हैं और शौचालय के लिए घर में ही जाते हैं। पहले साइकिल चलाने वाले को लोग गरीब समझते थे, लेकिन अब लोग लाखों की कार में बैठकर जिम जाते हैं सिर्फ साइकिल चलाने के लिए। अगर ये बातें सही, बदलाव को देखिए। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए, और अब एक कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं
थीं और नाचने वाली नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत का मिडिल क्लास मर चुका है? क्या उसे मिडिल क्लास की जगह मृतक या मूर्छित क्लास कहा जाना चाहिए? अगर उसमें बोलने की, विरोध करने की क्षमता नहीं बची है तो मृतक क्लास ही कहा जाना चाहिए। लेकिन अभी नहीं तो कभी बोलेगा, इसकी उम्मीद है, तो उसे मूर्छित क्लास कहा जा सकता है। मिडिल क्लास की आर्थिक हालत को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट डराने वाली है कि 10 साल में उसकी कमाई आधी हो गई है। बताइए, जो मिडिल क्लास मस्जिद खोदकर मंदिर निकालने में लगा हुआ है, उसकी कमाई हाफ हो जाए और यह बात गोदी मीडिया से साफ हो जाए? कुछ जमता नहीं। डू यू गेट माई पॉइंट? कहीं इस मृतक क्लास पर बहस नहीं है कि इसे मिला क्या। ये मिडिल क्लास से सरक कर मार्जिन पर जा रहा है। ये बिस्किट खरीद सके, इसके लिए बिस्किट का पैकेट छोटा किया जा रहा है। आर्थिक रूप से पिटा हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से दूसरों को पीटने में लगा हुआ है। ऊपर से इसकी जेब की तलाशी के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। बोलकर किसी का नाम ना ले ले, जुबान बंद करने के कानून बनाए जा रहे हैं। इसे पता ही नहीं चल रहा है कि सूखी हुई गर्दन को भी मरोड़ने की तैयारी है। इसलिए आज के वीडियो में मिडिल क्लास को हमने मृतक क्लास का नाम दिया है। देर रात तक काम से थक कर घर लौट रहा भारत का यह मिडिल क्लास घंटों जाम में फंसे रहने के बाद घर तो पहुंच जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच नहीं पा रहा है। 10 साल में उसकी कमाई आधी हो गई है। नतीजा, न 4 पहिए की गाड़ी खरीद पा रहा है, न 2 पहिए का स्कूटर। कार से लेकर स्कूटर की बिक्री। संसद के अंदर जब किसी मुस्लिम सांसद को मुल्ला, कटवा या गालियां दी जाती हैं, अपशब्द बोला जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जब विपक्ष के नेता, जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी से संसद के अंदर मिलते हैं, तो अध्यक्ष साहब को तकलीफ होने लगती है। वो सदन में ज्ञान देने लगते हैं, आचरण का पाठ पढ़ाने लगते हैं। राहुल गांधी जब भी संसद में बोलने की कोशिश करते हैं, कैमरे उनके ऊपर से हटा लिए जाते हैं। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष के नेताओं के माइक भी बंद कर दिए जाते हैं।
जब ओम बिरला को कोई दिक्कत नहीं होती है, जब वो ये ज्ञान नहीं देते कि क्यों विपक्ष के नेताओं के माइक बंद किए जा रहे हैं, क्यों विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी अपनी बहन से मिलने जाते हैं तो इनके सारे ज्ञान याद आने लगते हैं। ये संसद के अंदर नाराज हो जाते हैं। ओम बिरला की इस बेवजह की नाराजगी के बाद अब टीएमसी सांसद कांग्रेस के नेता ओम बिरला के इस बिहेवियर को लेकर ट्वीट कर रही हैं। कह रही हैं कि ओम बिरला दानिश अली के मामले पर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के मामले पर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। मगर जब बात राहुल गांधी की आती है तो वो नाराज हो जाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी संसद के अंदर प्रियंका गांधी के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। राहुल अपनी बहन के प्रति स्नेह दिखाते हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका के बीच इस प्रेम को देखकर ओम बिरला को गुस्सा आ जाता है। वो नाराज हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी घटना है, ये सदस्य और उनके आचरण सदन की उच्च परंपरा के अनुरूप नहीं है। वो आगे कहते हैं कि सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी और पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिपेक्ष में मेरे नेता प्रतिपक्ष से यह अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया के तहत सदन में आचरण और व्यवहार करें। मतलब प्रियंका से मिलने पर, उनसे बात करने ने बिदोड़ी के दानिश अली को कटवा मुल्ला कहे जाने और बहुत कुछ के दौरान बैठे और मुस्कुराते हुए देखा है। बीमार दिमाग। और ओम बिरला हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो राहुल गांधी के सदन में बोलने पर, कैमरों के हट जाने पर मुस्कुराते रहते हैं। वो सदन में किसी मुस्लिम सांसद को मुल्ला कटवा कहने पर भी शांत रहते हैं। भारत जल्द ही विकसित देशों की सूची में शामिल होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बहुत मेहनती हैं। वो दिन रात देश की जनता के लिए काम करते हैं, खुद सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन देश की जनता को इतना अमीर कर चुके हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूम रहा है। देश में अमीर गरीब की कोई खाई नहीं बनाई जा रही है। भारत में सभी लोग अमीर हैं, यहाँ कोई गरीब नहीं है। नरेंद्र मोदी तो बेवजह उद्योगपतियों के जिगरी दोस्त के नाम से जाने जाते हैं।
पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने अपना तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी मार्च के महीने में गर्मी, कहर की गर्मी जो है वो ढा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। 26 मार्च सबसे गर्म रहा, 38 डिग्री के ऊपर तापमान चला गया और अनुमान भी था कि 40 के आसपास रहेगा। क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्च में लू की स्थिति अब जो है वो बन रही है? पहली तो बात है मैडम, 38 नहीं 40 पहुंची है। आपका दिल्ली का रिज नहीं, रिज में पहुंची है 40.1। बाकी सभी स्टेशंस में 38 to 40 के रेंज में हुई है। इसका प्रेडिक्शन भी था, आपको याद होगा कल परसों, और यही स्थिति, ये जो ग्रेजुअल राइज होके 40 तक पहुंचेगी, इसका हमें उम्मीद था। इसी हिसाब से हमारा फोरकास्ट भी चल रहा है, प्रेडिक्शन भी चल रहा है। ये जो नॉर्थ इंडिया का अभी का स्थिति है, अभी देखिए दोस्तों, अगर आपको भी अपनी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत है तो आप भी ये वाली सीढ़ियां बनवा लीजिए, जिसे बड़ी आसानी से अपनी छत पर चढ़ा और उतरा जा सकता है। जैसा जिसे बड़ी आसानी एक पश्चिम विक्षोभ है जो धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव कर रही है। ये सिस्टम आज से वो ईस्टवर्ड जाएगी तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स पहाड़ों से होती हुई आएगी। ये पश्चिम विक्षोभ खास प्लेन्स में असर नहीं दिखाया, मगर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी दोनों ही हुई है और आज भी होने की संभावना है पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई हिस्सों में। ये जो हवाएं आएंगे नॉर्थ वेस्टर्ली, ये ठंड हवाएं आएंगे, तो ये लू वाले कंडीशन नहीं है। ये ठंड हवाओं के साथ साथ ये हवाएं काफी तेज भी होंगे, तो ये दोनों कारणों से ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ठंड होंगे और विंड स्ट्रांग होने के कारण जो लोकलाइज्ड हीटिंग है वो भी एडवेक्ट होकर निकल जाएगा। दोनों कारणों से आपका टेम्परेचर्स घटने की संभावना है। आज से लेके 3 दिन तक, यानी कि 27, 28, 29 तारीख तक हमारी उम्मीद है कि पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में 3 से 5 डिग्री फॉल होने की संभावना है। उससे आगे दोबारा जैसे विंड्स वीकेंड हो जाएगी तो दोबारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पर वो स्लो राइज होगा। आपका 2 से 3 डिग्री अगले 3-4 दिन में ऐसा होगा। मगर एक और चीज है कि ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण अगले 2 से 3 दिन तक आपका डस्ट रेजिंग विंड्स रहेगी, खासकर राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में, और इससे विजिबिलिटी भी काफी कम रहेगी और एविएशन ट्रैफिक के ऊपर भी असर पड़ेगी। जिस तरीके से अभी से मार्च में गर्मी, हालांकि लू जैसी स्थिति नहीं है, जून की जो गर्मी पड़ती है अभी फिलहाल वो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्च के महीने में अभी जो गर्मी पड़ी है वो रिकॉर्ड टूटा है कुछ सालों का। अगर हम 24 की बात करें तो 24 गर्म साल तो रहा, 25 में भी ये उम्मीद है कि 25 उससे भी ज्यादा गर्म रहने वाला है। मैडम, ऐसे हैपहैजर्डली हम लोग गेस वर्क नहीं करेंगे। आप रोज का टेम्परेचर देखिए हमारा, और आज जैसे 27 तारीख है, 31 तारीख तक हम अपना सारा डेटा इकट्ठा करके आपको सब बताएंगे कि मार्च का स्थिति कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद हम आपसे ये सवाल का पूरा उत्तर हम उसी समय देंगे। बारिश की किसी तरीके की संभावना Next year,
That'll be me. Edge out of the ordinary, heading for the prize light. I'm in the stars and I know it 'cause it feels right. Can you see me shine? True colors, do you feel the vibe? No other higher, no light. I will never be ordinary. Motorola Edge 60 Fusion. Edge out the ordinary. Hello, Moto. नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। सबसे पहले मैं वी.आर. गवई जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक दलित जज हैं, उनको मैं सैल्यूट करूंगा, उनको मैं बारंबार सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आज वी.आर. गवई जो कि दलित जज हैं, उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है, ऐसा फैसला सुनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो सवर्ण जज हैं, उनकी ईंट सींट बच गई है, उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय जुडिशरी सिस्टम कितना भ्रष्ट हो गया है, जुडिशरी सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी हाल ही में यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके पास अकुश संपत्ति बरामद हुई है, नोटों के बंडल, बोरे भर भर के पैसे बरामद हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के जज कितने बिकाऊ हो गए हैं, हमारे देश के जज कितने बिकाऊ हैं, किस प्रकार से पैसे लेकर वो फैसला सुनाते हैं। और आपको पता होगा कि हाल ही में एक जज हैं जिन्होंने एक फैसला सुनाया, उन्होंने कहा है कि महिलाओं के स्तन को छूना, उनके ब्लाउज के बटन को तोड़ना, उनके पैजामे के नाड़े को खोलना, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, मुझे कहते हुए भी घिन आ रही है, शर्म आ रही है, लेकिन जज साहब को फैसला सुनाते हुए शर्म नहीं आई। और वो जज थे मिश्रा जी। दोस्तों, वो जज सवर्ण जाति के थे, मिश्रा जी थे, जिन्होंने ये फैसला सुनाया कि ऐसा कारनामा अगर कोई रेपिस्ट करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने ये फैसला सुनाया था। जब राम नारायण मिश्रा की पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट का माथा ठनक गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस फैसले के खिलाफ जाने का मन नहीं बनाया, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुनवाई को टाल दिया। लेकिन जब मामला वी.आर. गवई के सामने गया, एक दलित जज के सामने गया, तो दलित जज ने, वी.आर. गवई ने 56 इंच का सीना अपना दिखा दिया और राम मनोहर मिश्रा के फैसले पर हथौड़ा चला दिया। दोस्तों, मैं फिर वी.आर. गवई को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि वी.आर. गवई ने जो काम किया है वो काम करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। आपको पता होगा कि राम मनोहर नारायण मिश्रा, अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूं, वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे। एक केस पर वो फैसला उन्होंने सुनाया था और वो केस ये था कि एक रेपिस्ट ने एक महिला के ब्लाउज के बटन को तोड़ा था, उसके पैजामे के नाड़े को खींचकर तोड़ दिया था। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जब मामला गया तो मिश्रा जी ने कहा कि अगर अभियुक्त ऐसा करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब कि अभियुक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ खेल कर रहा था, उसने बलात्कार करने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मिश्रा जी भी मोटा पैसा दबाए हुए थे, तभी तो उन्होंने अभियुक्त के पक्ष में फैसला सुना दिया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कहते हैं भगवान के यहाँ देर या अंधेर नहीं है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से वी.आर. गवई ने मिश्रा जी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। दोस्तों, देखिए, खबर है कि लड़की के पैजामे का नाड़ा खींचना रेप नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। रेप केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश के आरोप लगाने के लिए काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आदेश लिखने वाले जज की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि यह फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की कमी को दिखा रहा है। यह फैसला तुरंत नहीं लिया गया, बल्कि सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया है। हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगन करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन पैरा 21, 24, 26 में की गई बातें कानून में नहीं है और यह मानवता की कमी दिखाती है। हम इस पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं। वी.आर. गवई ने इस पर रोक लगा दिया। वी द वुमन ऑफ इंडिया नाम के संगठन की तरफ से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, बाद में शीर्ष न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश पर सोमवार को जस्टिस वी.आर. गवई, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रोक लगा दी। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिक्रिया भी मांगी है। साथ ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी सहयोग की मांग की है। खास बात है कि 24 मार्च को जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ
दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, BR गवई के अलावा जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस प्रसन्ना ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जस्टिस BR गवई ठहरे मर्द आदमी, जस्टिस BR गवई ठहरे जवाज आदमी, जिन्होंने इस पूरे फैसले पर अपनी हथौड़ी चला दी, अपना हथौड़ा चला दिया। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के जस्टिस न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 2 आरोपियों की तरफ से दायर पुनर्विवेचन याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी की थी। आरोपियों ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 बलात्कार का प्रयास के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार केवल यह तथ्य कि 2 आरोपियों पवन और आकाश ने पीड़िता के स्तन को पकड़ा, उनमें से एक ने उसके पैजामे का नारा तोड़ दिया, उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों या गवाहों के हस्तक्षेप पर वे भाग गए। धारा 376, 511 IPC या धारा 376 IPC के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आदेश में कहा गया कि बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि कृत्य तैयारी के चरण से आगे बढ़ चुका था। मतलब कि अगर अपराधी ने महिला के स्तन को पकड़ा, स्तन को छुआ, उसके पैजामे के नारे को तोड़ा और उसको पटका, तो ये बलात्कार श्रेणी में नहीं आएगा, ये पॉक्सो श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब कि अपराधी को उससे और आगे करना चाहिए था। अगर पूरा बलात्कार हो जाता तब जज साहब मानते कि हाँ बलात्कार हुआ है। ऐसे ऐसे जज हमारे देश में बैठे हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि इस जज के इस फैसले के पीछे भी कुछ ना कुछ खेल चला है, कुछ ना कुछ मोटा माल चला है? तभी तो जज साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये जो मामला है ये पॉक्सो या बलात्कार श्रेणी में नहीं आता है, इस पूरे केस पर 376 नहीं लागू होगा। लेकिन BR गवई ने राम मनोहर मिश्रा जी के फैसले पर हथौड़ा चला दिया। कहा कि मिश्रा जी आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन आपकी दलीलें दरअसल गलत हैं, आपका फैसला गलत है, आपकी जो है सोच बहुत घटिया है और आपकी इस घटिया सोच पर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया देता है और आपके फैसले पर रोक लगाता है। मतलब कि दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के कॉलेजियम सिस्टम में लगभग 70-80% जो जज हैं वो सवर्ण जाति के हैं, बाकी 25-30% में SC OBC के लोग हैं। और जब सवर्ण जाति के जज के सामने सवर्ण जात का कोई मामला जाता है तो आप जो लोग जानते होंगे हमारे देश में जात का बहुत असर पड़ता है। हमारे देश में जात बहुत ज़्यादा खेला जाता है। जात को लेकर ही हमारे यहाँ फैसले बदल जाते हैं और पैसे के दम पर फैसले बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो राम मनोहर मिश्रा ने जो फैसला सुनाया, कहीं उसके पीछे भी तो कहीं जात का एंगल ना रहा हो या पैसे का एंगल ना रहा हो। और मुझे लगता है कि राम मनोहर मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा कांड हुआ और उस पर उन्होंने जो है इतनी बड़ी सफाई कैसे दे दी, इतना बड़ा फैसला कैसे सुना दिया। ऐसे मामलों में तुरंत अपराधी को अरेस्ट करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये बलात्कार श्रेणी में आता ही नहीं है। दोस्तों, मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। 6 reasons why your health is failing and you don't even know it. I'm honestly amazed at how incredible this natural healing handbook is. Only a few weeks in, and I'm already obsessed. Here's why this handbook is an absolute game changer. Do you know how many people silently suffer from kidney problems? The kidney health section in this handbook shows you recipes and remedies that can naturally detox your kidneys and support urinary health. Surprising combos like turmeric and ginger tea can flush out toxins, reduce inflammation, and even help with kidney stones. What's even better? It gives you exact dosages and instructions so you can get it right every single time. No more guesswork. Heart health is a growing concern, and this handbook focuses on boosting your cardiovascular system naturally. Did you know that dark chocolate combined with strawberries can improve blood flow and reduce bad cholesterol? This book makes it simple to protect your heart with easy science-backed recipes. Unlike other health resources, the Natural Healing Handbook is all about taking action right away. This is a must-have for anyone struggling with fluctuating sugar levels. Did you know cinnamon and ginger tea can naturally stabilize your glucose levels? The recipes here are not just effective,
they're also delicious. And unlike those hard-to-follow health books, this handbook gives you clear steps to manage blood sugar with ingredients already in your kitchen. If breathing issues or seasonal allergies trouble you, this book is a lifesaver. Did you know that garlic can open up your airways and calm inflammation naturally? This book doesn't just list herbs, it shows you how to mix and match for maximum benefits. For instance, eucalyptus and thyme are a dynamic duo for respiratory health. Do you ever feel like brain fog is holding you back? The memory and cognitive health section in this handbook is full of recipes designed to sharpen your focus and improve mental clarity. Here's something shocking. Rosemary and lemon balm together can supercharge your memory by boosting mood and improving recall. It's backed by science, and it's so easy to include in your daily routine. Arthritis, joint stiffness, or mobility issues can be debilitating, but this book is here to help. Did you know black pepper and turmeric can reduce inflammation and ease joint pain by boosting effectiveness by up to 2,000%? These are powerful, time-tested solutions, all inside one book. Each chapter is like a personal guide to natural health. You're not just buying a book, you're investing in a healthier, happier life. It's precise, easy to follow, and filled with remedies that actually work. No guesswork needed. And here's the kicker. It's super affordable compared to the cost of medications or other herbal books. You can get the Natural Healing Handbook at a 50% discount, a steal for the value it brings. Plus, it's compact, durable, and designed to be used daily in your kitchen. Don't wait. With fast shipping and a 30-day money-back guarantee, there's no risk in trying it out. Click the link now and start transforming your health with the Natural Healing Handbook.